बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दांतों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। दांत ना सिर्फ हमारे जिस्म का बल्कि हमारी शख्सियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और मुंह की सेहत की अगर बात की जाए तो उसमें दांतों की सेहत और ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा अहम है। माहिरीन का कहना ये है कि दांतों की हिफाजत बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए। अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि बचपन में दांतों की इस तरह से हिफाजत नहीं की जाती, उनको क्लीन नहीं किया जाता और ये जो गफलत बरती जाती है ये आगे जाके बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। और ये सोचकर दांतों को साफ़ ना करना कि ये तो दूध के दांत हैं, इन्होंने तो गिर ही जाना है, ये एक बहुत ही गलत और मनफी सोच है और इसको बदलने की ज़रूरत है। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट किस्म के खाने जो हम खाते हैं वो भी हमारे दांतों की सेहत को मुतासिर करते हैं। जिस तरह के चॉकलेट और कैंडीज़ का इस्तेमाल बच्चों में जब बहुत ज़्यादा होता है तो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बच्चों को ब्रेसेस कब लगवानी चाहिए और ये कितना कॉस्ट करती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम होने वाला है और इस डिस्कशन में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर राबिया आफरीन जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राबिया। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपके अपने दांत माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं एंड यू हैव अ नाइस स्माइल। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि दांतों का मुआयना कब कब करवाना चाहिए, यानी साल में कितनी दफ़ा करवा लेना चाहिए और बच्चों का कब से मुआयना शुरू कर देना चाहिए दांतों का? नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने के बाद आपका एक डेंटल चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम साल में एक दफ़ा तो आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई भी अगर प्रोसेस, कोई भी डिजीज़ स्टार्ट हो रही है तो वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाती है। और आपने जो बच्चों का पूछा, तो जैसे ही बच्चों के दांत मुंह में आ जाते हैं, इट्स द टाइम कि आप उनके डेंटल विजिट्स प्लान करना शुरू कर लें। सेम हर 6 महीने के बाद चेकअप हो जाना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम है वो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए। अच्छा, तो लोग तो कहेंगे ये बड़े खर्चे की बात है कि जैसे ही दांत आए तो डॉक्टर के पास बच्चों को ले जाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह कि मैंने कहा कि अगर बचपन के दांतों का ख्याल रखेंगे तो आगे जाके जो दांत हैं वो हेल्दी होंगे। तो इनका क्या कनेक्शन है, यानी दूध के जो दांत होते हैं उनका कैसे असर पड़ता है आने वाले दांतों पर? जब जो दूध का दांत है, जब वो गिरेगा तो उसकी जगह पे आपका परमानेंट दांत आएगा। अगर किसी वजह से वो दांत जल्दी गिर गया या उसमें इन्फेक्शन हो गया तो जो ऊपर परमानेंट दांत अभी डेवलप हो रहा है, अभी उसकी डेवलपिंग स्टेज है, ग्रोथ हो रही है, इन्फेक्शन से वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, अगर आपका दूध का दांत जल्दी गिर गया है तो उसकी जगह साइड वाले दांत टिल्ट होके ले लेते हैं। अच्छा। तो उसकी जगह जो परमानेंट दांत आना है उसके लिए फिर जगह नहीं बचती। तो फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना ज़्यादा, आप समझ लें कि टेक्निक सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं और जितना प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स होता है उतना फिर एक्सपेंसिव भी होता है। सही सही, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो ये बताइएगा कि माँ जो कुछ खा पी रही होती है प्रेगनेंसी में तो उसका भी कोई असर पड़ता है बच्चों के दांतों पर? जिस तरह की अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रही है माँ, दूध पी रही है, तो प्रेगनेंसी में ऐसे क्या खाना चाहिए कि बच्चों के दांत अच्छे हों? आपकी वैसे भी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, लेकिन दांतों के लिए हमें पर्टिकुलरली कैल्शियम और विटामिन डी इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कैल्शियम अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद अदर मिनरल्स। तो जितना ज़्यादा आपकी क्वांटिटी पूरी है, जितनी बच्चे को चाहिए, अगर वो उनको पूरी मिल रही है तो आपका दांतों की ग्रोथ अच्छी होगी, दांत डेवलप अच्छे होंगे। क्योंकि एक दफ़ा दांत बन गए फिर आप 10 साल के बच्चे को जितना मर्जी कैल्शियम दे लें उसका दांतों पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दांत डेवलप हो चुके हैं। ठीक ठीक। इट्स जस्ट लाइक योर नेल, एक दफ़ा जो डेवलप हो गया उसमें और आपकी मिनरल्स या कैल्शियम नहीं जा सकता। अच्छा। तो जब बन रहे होते हैं दांत, हमें तब इन मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर बाद में हम दूध पी रहे हैं तो आप कह रही हैं कि उसका इतना फ़ायदा नहीं दांतों को इतना फ़ायदा नहीं होगा, आपकी बोन्स, आपकी ओवरऑल हेल्थ को फ़ायदा होगा क्योंकि बोन्स की रीमॉडलिंग होती रहती है, दांतों की रीमॉडलिंग नहीं होती। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं फराह बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल पूछिएगा। बेटा है 6 साल का, तो इनके जो है ना वो दाढ़ में जो बहुत ज़्यादा पेन रहती है, कैविटी हो गई थी उनको। अच्छा। और हम लोग डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भी लेके गए कि उसका होल जो है वो किसी तरह से कवर हो जाए, क्योंकि इनका फेस की स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर से सख्ती से बात की जी इससे आप फिलिंग भी नहीं कर सकते
और 10 साल से पहले जो है दांत को रिमूव, ये दांत को रिमूव भी नहीं किया जा सकता क्योंकि नई जो जगह दांत है वो काफी टाइम के बाद आएगा। तो उसके लिए क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए कि बच्चे को पेन में समस्या रिलीफ मिल जाए। ठीक है। हर हफ्ते जो है उसको स्वेलिंग भी होती है आपको और उनके पेन सवाल जी के जी जवाब- मुझे क्वेश्चन समझ आ गया बिल्कुल ठीक है, समझ आ चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं इसका थोड़ा सा एक्सटेंसिव आंसर देना चाहूँगी। फर्स्ट स्टेज जो होती है दांत के डिके होने की, दैट इज़ अ कैविटी। ओके। उसमें वी कैन डू अ सिंपल फिलिंग। अगर वो इससे बियॉन्ड ख़राब हो जाए देन सेकंड स्टेज आती है हमारे पास, वी कॉल इट रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अच्छा। बच्चों में हम बहुत कम फुल रूट कैनाल करते हैं, वी डू पल्पोटमीज, दैट्स अ बेबी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हम बार बार इन्फेक्शन के केस में हम पल्पोटमी या रूट कैनाल कर सकते हैं बच्चे के दांत में, लेकिन अगर दांत इससे भी ज़्यादा डिके हो गया है, इस स्टेज पे आ गया कि हम उसे नहीं बचा सकते और ओनली सोल्यूशन इज़ टू रिमूव इट, तो हमें दांत निकालना पड़ता। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बच्चों में हम दांत निकालना अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दांत एसिम्प्टोमेटिक हो जाए, दांत में कोई इन्फेक्शन या पेन ना हो और हम उसको वहीं पे रहने दें ताकि वो अपनी जगह मेंटेन करके रख सके जिसमें परमानेंट दांत आना है। लेकिन अगर दांत पे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उस दांत को रिमूव करते हैं। वी गिव एन अप्लायंस, वी कॉल इट स्पेस मेंटेनर। ओके। वो उस दांत की जगह को मेंटेन करके रखता है, स्पेस को, ताकि उस जगह में साइड वाले दांत टिल्ट ना करें और परमानेंट दांत आ जाए। ठीक है। तो अगर इनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आई वुड एडवाइस कि दांत आप निकलवा दें एंड गेट एन अप्लायंस, वी कॉल इट स्पेस मेंटेनर। ठीक है, यानी कि अगर ये लगवा लेंगे तो इससे फ़ायदा होगा और बाद में फिर फ्यूचर में उसको- हाँ जी आपके ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, आपको ब्रेसेस नहीं करवाने पड़ेंगे या दांत इन्फेक्शंस नहीं होंगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं ठीक होंगे। है, यानी कि मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर जी, ली है, अभी बिल्कुल। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा ये बताइएगा कि एक ही माँ होती है, दो बच्चे होते हैं और दोनों के दांत मुख्तलिफ होते हैं कि बड़े अच्छे नाइसली अरेंज्ड और हाँ एक जी। के आगे पीछे, जी। तो इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं और इसमें कुछ कर सकते हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि यानी स्पेसर लगा दिया, जी, तो ये बिल्कुल। छोटे बच्चों में अगर दांत ठीक नहीं है तो कब से फिर इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर आप पर्टिकुलरली ब्रेसेस का पूछ रहे हैं तो वो हम तब शुरू करते हैं जब सारे परमानेंट दांत इरप्ट हो चुके हों। ठीक है। बच्चे के सारे दूध के दांत गिर गए हैं और सारे परमानेंट दांत आ गए हैं, जो कि आजकल मोस्टली 12 to 14 ईयर्स में हो रहा है। कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनको हम इमरजेंसीज कहते हैं, उसमें हमें बचपन में दूध के दांतों के टाइम पे या मिक्स डेंटिशन के आधे दूध के दांत हैं आधे परमानेंट दांत हैं, हमें उन केसेस में ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स आते हैं, वो जॉज की डिस्क्रिपेंसी होती है, हाँ। उसमें हम ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करते हैं जब ठीक है। ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द ग्रोथ ऑफ द जॉज, कि जिस है। तरह हमारा जबड़ा ग्रो कर रहा है हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकें। ठीक है, तो उस केस में हमने अप्लायंसेस देनी होती हैं, हम बचपन में ही ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, समटाइम्स 9 ईयर्स, समटाइम्स 12 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द किड। सही। अच्छा बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी चूंकि ये ग्रो कर रहे हैं तो खुद ही दांत अरेंज हो जाएंगे, तो क्या वाकई ऐसा होता है? कुछ केसेस में होता है, खुद भी ठीक हो जी, जाते कुछ हैं? केसेस में होता है। अच्छा। तो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ कंसल्टेंट्स ओपिनियन, कि ठीक है। आप खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें। आपको कोई लग रहा है कि प्रॉब्लम है, शायद खुद ठीक हो, शायद खुद ठीक ना हो, तो इट्स बेटर कि आप डेंटिस्ट को दिखा लें कि इस प्रॉब्लम में हमें वेट करना चाहिए या हमें इंटरवीन करना चाहिए। अच्छा जिस तरह कि आपने कहा कि एवरी 6 मंथ्स विजिट कर लें, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ा ये रिवाज है कि हर 6 महीने बाद वो आपको खुद कॉल करके बुलाते हैं कि जी इट्स टाइम फॉर योर बिल्कुल, अपॉइंटमेंट। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग तो चले भी जाते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये दोबारा से खर्चा आ गया है। जी, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में आई हैव सीन के डेंटिस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से एथिकली प्रैक्टिस की जाती है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर डॉक्टर्स बता देते हाँ हैं जी, कि you आपको don't इसकी need it। ज़रूरत जी, नहीं है, बिल्कुल और ऐसे ही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट्स अ गुड वे ऑफ मेकिंग मनी, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये बताइएगा कि यानी कितने फ्रीक्वेंटली हमें एक्सरेज करवाने चाहिए? आपने कहा कि हर 6 महीने बाद चेकअप तो होना चाहिए, लेकिन क्या हर दफ़ा एक्सरे भी होना चाहिए? क्या ये रेडिएशन सेफ़ होती हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर पहले कहता है कि आप दांतों का एक्सरे करवा लें। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं कि जी, हम बिल्कुल। बार बार एक्सरे नहीं करवा जी। रहे। इसमें वी हैव 2-3 डिफरेंट ओपिनियंस। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लैंड को या यूरोप को फॉलो करेंगे तो उनकी जो आपका रेगुलर चेकअप है, एक्सरेज इज़ अ पार्ट ऑफ दैट रेगुलर हाँ। चेकअप। अगर हम अमेरिकन कंट्रीज़ को देखेंगे,
उस साइड को, तो उनके दे डू द एग्जामिनेशन फर्स्ट कि आप सिर्फ क्लिनिकली एग्जाम करें, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है एंड यू नीड एन एक्सरे, देन गो फॉर एन देन दे एक्सरे। ऑर्डर इट। सही। हम लोग पाकिस्तान में भी यही फॉलो कर रहे हैं। हम अगर अपनी पॉपुलेशन का हम वो भी ट्रेंड भी देखते हैं, क्योंकि हम अगर हर एक को एक्सरे कहेंगे तो दे आर अ लिटिल रिलक्टेंट टू इट। तो अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं, अगर हमें कहीं पे हल्का सा भी शक हो रहा है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो कि मैं अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकता, आई नीड एन एक्सरे फॉर दैट, देन वी एडवाइज एन एक्सरे। सही। सेकेंड वी कम टू द रेडिएशन पार्ट। हमें डेली रूटीन में अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा रेडिएशन मिल रही है, तो जो हमें एक्सरे से रेडिएशन मिलती है इट्स वेरी मिनिमम। अच्छा। आजकल जो न्यू मशीन्स आई हैं उनकी रेडिएशंस बहुत कम है, ठीक है। तो इट्स नॉट हार्मफुल। यानी कि अच्छी डेंटिस्ट्री पर जाएं और वहाँ पर अगर जी। अच्छा इक्विपमेंट यूज हो रहा है तो इट्स नॉट It's हार्मफुल। not. यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हमारा आंसर ज़रा लंबा हो गया था तो कॉल ड्रॉप हो गई है। नो इश्यूज़। अच्छा, हम ब्रेसेस की बात कर रहे थे, तो ब्रेसेस कितना कॉस्ट करती हैं, और क्या हमेशा ब्रेसेस लगवाने के लिए आपका जो दांत है वो निकाला जाता है? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि डेंटिस्ट कहते हैं कि आपके 1-2 दांत निकालने पड़ेंगे ताकि आपके ये दांत सीधे कर सकें, तो फिर बाज़ लोग वो भी नहीं चाहते, वो कहते हैं कि यार अभी दांत निकला हुआ है, ये निकाल देंगे तो ये ना हो कि गैप रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट, तो मेरे पास ब्रेसेस, आई डू ब्रेसेस, तो मेरे पास ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमनली आते हैं। ब्रेसेस कॉस्ट इट वेरीज, इसकी बहुत बड़ी रेंज है। इट कैन बी एज लो एज 60,000 और 80,000 फॉर द होल ट्रीटमेंट, एंड इट कैन बी एज हाई एज 3,80,000 और 4 लाख। ठीक है। इसमें डिफरेंट हमारे पास वो आ जाती है। एक तो द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग योर ब्रेसेस, अगर इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ ट्रस्ट हॉस्पिटल तो ऑब्वियसली इट विल बी अ लिटिल लो, एंड इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ प्राइवेट प्रैक्टिस, अगर आप लग्जरी क्लिनिक जा रहे हो, देन ऑब्वियसली इट विल बी हाई। सही। उस पे मटेरियल्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो भी डिफरेंट होते हैं, आपके ऑपरेटर की स्किल भी डिफरेंट होती है। जितना कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर होगा ऑब्वियसली ही विल चार्ज मोर, सही। क्योंकि इट्स एक्सपीरियंस, तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती है। ठीक है। एक्सट्रैक्शन हमें हर केस में नहीं रिक्वायर्ड होती। ठीक है। बहुत ज़्यादा जो सिंपल केसेस होते हैं जिनमें दांत थोड़े से क्राउडेड होते हैं, हम बगैर दांत निकाले उनको सीधा कर लेते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमें दांतों को सीधा करने के लिए या दांतों को पीछे करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट स्पेस हमें दांत निकालना पड़ता है। सही। उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन हम प्रेफरेबली वो दांत निकालते हैं जो आपके स्माइल जोन में नहीं आ रहा होता और जो उस तरह से यूज़ भी नहीं हो रहा होता बाइट में। सही सही, ठीक है। तो ब्रेसेस में और अलाइनर्स में क्या फ़र्क है? इनमें से कौन सा बेहतर है और कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है? कॉस्ट इफेक्टिव तो आई गेस इज़ मेटल ब्रेसेस। ठीक है। हमें पर्सनली कन्वेंशनल लोगों को अभी भी मेटल ब्रेसेस ज़्यादा पसंद है। दे गिव बेटर रिजल्ट्स एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव। अलाइनर्स हमारी, आप समझ लें कि इट्स अ न्यू इनोवेशन। आफ्टर मे बी 30 ईयर्स, 40 ईयर्स और 50 ईयर्स हम शायद फुली अलाइनर्स पर डिपेंड करना शुरू हो जाएं, लेकिन अभी इट्स नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। अच्छा। तो हम बच्चों में स्पेशली अलाइनर्स को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि रिमूवेबल होता है, वो रिमूव कर देते हैं एंड देन जस्ट थ्रो इट अवे। फॉर एडल्ट्स इट्स अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट्स मोर एस्थेटिक। हाँ। अगर मेरी एज में किसी को ब्रेसेस लगवाने हैं तो विल बी रिलक्टेंट कि मेटल इन माउथ नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और फिर आपकी प्रेफरेंस क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है। अच्छा, पहले बच्चों की भी वो ब्रेसेस आती थी जो कि निकल जाती थी, फिर उनको साइड पे रखा जाता था और उनकी भी सफाई का ख्याल रखा जाता था। तो अभी आप फिक्स्ड ब्रेसेस की बात कर रही हैं, तो अब क्या वो वाली चली गई हैं, सिर्फ फिक्स्ड वो हम बहुत ब्रेसेस कम इस्तेमाल हो रही हैं? वो भी कुछ केसेस में यूज़ होती है, लेकिन हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है। कंप्लायंस का प्रॉब्लम आता है कि किड्स डोंट वियर दैट, तो हम और फिर हमें तो ट्रीटमेंट, हमें तो रिजल्ट्स देने हैं, तो वी डोंट गो फॉर समथिंग जो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल भी ज़्यादा है और जो वो कंप्लायंट भी नहीं है, पेन भी नहीं रहा और रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। अच्छा, जो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं वो बड़ी खूबसूरत कलर्स में आ गई हैं, मैंने देखा है, तो colourful वो आपको braces कलर हैं, चॉइस भी मिल जाती है और बच्चे जो हैं अब उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि फिर उसकी सफाई का कैसे ख्याल रखा जाता है? यानी अगर आपने फिक्स्ड कर दी है एक चीज़ और फिर आप खा रहे हैं तो उसके साथ खाना पीना किस कदर आसान या मुश्किल है और सफाई किस तरह से होती है फिर? खाने में आप नॉर्मली सब कुछ खा सकते हो, हम बस ज़्यादा सख्त चीज़ें खाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे ब्रेसेस टूट जाते हैं जो फिक्स हुए हुए होते हैं।
सफाई थोड़ी सी डेफिनेटली मुश्किल होती है। नॉर्मली अगर हम दिन में 2 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं तो विद ब्रेसेस हमें दिन में 3 दफ़ा ब्रश करना पड़ता है। कुछ लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि हर दफ़ा खाना खाने के बाद ब्रश करें। ब्रेसेस के लिए डिफरेंट ब्रशेस आते हैं, दे आर डिज़ाइंड फॉर ब्रेसेस। अच्छा। दे आर स्मॉलर इन साइज, छोटा हेड होता है, वी कॉल देम इंटरडेंटल या ऑर्थो ब्रशेस, क्योंकि बिकॉज इट्स स्मॉलर इन साइज तो आप ब्रेसेस को साइडों से बड़े अच्छे से क्लीन कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली यू नीड टू गिव मोर टाइम फॉर क्लीनिंग। सही। और ये जो ब्रशेस की आप बात कर रही हैं तो क्या ये पाकिस्तान में जी, अवेलेबल बिल्कुल हैं easily और ये available कितने है। एक्सपेंसिव होते हैं? हम प्राइस की बात इस वजह से करें क्योंकि देखिए आजकल हर चीज़ में एस्थेटिक्स इन्वॉल्व हो गए हैं। बिल्कुल, हाँ हर जी। चीज़ खूबसूरती से रिलेटेड है, तो जी। जो भी चीज़ खूबसूरती से रिलेटेड होती है वो अक्सर महंगी ही होती है। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, इट्स योर डिज़ायर कि आपने करवाना है। ब्रशेस वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, मेरा ख्याल है 300 to 1000 के बीच में आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट, वो अगेन डिफरेंट क्वालिटीज़ आपको उसके ठीक अकॉर्डिंग। है। अच्छा ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी होते हैं Yes. एंड आई हैव एक्सपीरियंस देम, वो बड़े मज़े के होते हैं और बड़े इजी होते हैं और एक दफ़ा जब आप उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हाँ, फिर फिर आप आपका नॉर्मल ब्रश जी। पर जाने का दिल नहीं करता। लेकिन उसमें भी बहुत वैरायटी आ गई बिल्कुल है, ऐसे ही है, जिस हाँ तरह कि आपने कहा कि 300 से लेके 1000 तक का हाँ ब्रश जी। है, तो उसमें भी देयर आर वर्जन्स जो कि बहुत महंगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर ब्रश में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? जितना आप कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि सही। गुड ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी ब्रशेस आ रहे हैं उनकी आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप होती है, अगर हाँ। आपने कोई एक दांत का पार्ट मिस कर दिया है तो वो उस पे आपकी मोबाइल पे आ रहा होता है कि ये वाली साइड आपने ठीक क्लीन नहीं की, क्लीन इट अगेन। अच्छा। तो बिल्ट इन टाइमर्स भी हैं, बिल्ट इन एप्स भी हैं, तो Yeah. वो आप जितना उसमें आगे जा सकते हैं यू शुड अच्छा, यानी उन्होंने जो है वो इसको बड़ा फन पार्ट बना बिल्कुल, दिया exactly, for है the kids मॉर्निंग रूटीन especially. का, और हाँ स्पेशली जी। किड्स के लिए। और ऐसे भी ब्रशेस हैं जिसमें म्यूजिक भी बज रहा होता है। Exactly, एंड हाँ द गुड जी। थिंग इज कि पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है और रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल Available है है, एंड हाँ आई जी। रियली लाइक दैट। तो इस जी। पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं, अभी चूंकि ब्रशेस की बात हो रही थी तो वाटर फ्लॉसर्स भी आ गए बिल्कुल, हैं हाँ एंड जी। दे आर रियली गुड। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ब्रशिंग तो कर रहे हैं लेकिन फ्लॉसिंग नहीं कर रहे, तो अगर आप फ्लॉसिंग करते हैं ब्रशिंग के बाद तब आपको रियलाइज़ होता है कि इतना जो खाने के पार्टिकल्स थे वो तो मुंह में ही रह बिल्कुल गए। ऐसे ही है। तो एक नॉर्मल जो फ्लॉस है वर्सेस वाटर फ्लॉसर, तो कौन सा बेहतर है और दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है। आई पर्सनली लाइक नॉर्मल थ्रेड फ्लॉस या Okay. इंटरडेंटल ब्रशेस, ठीक है। क्योंकि वाटर फ्लॉस वर्क्स रियली वेल अगर आपने ब्रिजेस लगे हुए हैं या आपके क्राउन्स लगे हुए हैं या फिर आपके दांतों में गैप्स हैं, तो उसके लिए वाटर फ्लॉस इज़ द बेस्ट। ठीक है। लेकिन अगर आपके दांत बहुत टाइट कॉन्टैक्ट्स हैं तो वाटर प्रेशर से भी उन टाइट कॉन्टैक्ट से पास नहीं कर सकेगा। तो फॉर दैट आई पर्सनली लाइक थ्रेड फ्लॉस, क्योंकि उससे आप बहुत थॉरली हर सरफेस को क्लीन कर सकते हो, वो गम के नीचे भी चला जाता है। तो आई डू थ्रेड फ्लॉसिंग। मैं अपने पेशेंट्स को भी वही एडवाइस करती हूँ, अनलेस अनटिल आपसे नहीं हो रहा थ्रेड फ्लॉस या आपके रेस्टोरेशंस हैं, क्राउन्स, ब्रिजेस ऐसे हैं या दांतों में गैप्स हैं कि वो नॉर्मल फ्लॉस अब इतना इफेक्टिव नहीं है, then you go for water floss. सही। It's a good some people what they do वो thread floss भी करते हैं और वो water floss भी करते हैं। तो again आप जितना टाइम अपनी हाइजीन पे दे सके। सही, ठीक जी। है। तो आपने कहा कि थ्रेड फ्लॉसेस जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, डेंटिस्ट हमेशा से ये कहते हैं कि ब्रश ट्वाइस अ डे, Yes. तो फ्लॉस कितनी दफ़ा करना चाहिए? क्या हर दफ़ा ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए? अगर आप कर लें तो there is no harm in it. अच्छा। लेकिन flossing once in a day at night is good enough. मतलब ठीक रात है। को once you have done your brushing, आपने फ्लॉस कर लिया, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। सही। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, सुभान दानिश बात कर रहा हूँ यहाँ से। जी, सवाल पूछिएगा। अच्छा मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे दांतों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कीड़ा लगा हुआ है अच्छा। एक दांत में, और वो इस तरह होता है कि साइड से वो टूट जाता है। ठीक है। ठीक है, टूटने के बाद क्या होता है, वो शार्प हो जाता है ना एक साइड से, और उसकी वजह से जुबान भी जख्मी होती है। हाँ, ठीक है। तो बाकी दांतों में भी ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, सही। तो काइंडली इसके बारे में थोड़ी सी ट्रीटमेंट भी बता दें, और दूसरा ये कि इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हो कि बाकी दांतों के लिए ये चीज ना हो। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज मेरी 25। आपने इसकी कोई फिलिंग वगैरह करवाई है जहाँ पर नहीं या करवाई। नहीं करवाई है? ठीक है। और आपके अभी और ये दांतों सिर्फ में भी एक कीड़ा दांत लग में रहा प्रॉब्लम है। है? कितने साल से?
मैंने कहा अभी ये सिर्फ एक दांत में अभी प्रॉब्लम है एक में पिछले ही है। साल से। अच्छा, ब्रशिंग कितनी दफ़ा करते हैं आप? ब्रश सुबह करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और चेकअप कितना फ्रीक्वेंटली करवाते हैं आप? समझ नहीं आई। यानी डेंटिस्ट के पास कितना फ्रीक्वेंटली जाते हैं या अभी तक नहीं गए? के पास नहीं जाता। अच्छा, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अगेन ये वही होता है कि हम जितना ट्रीटमेंट को इग्नोर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, वो उतना प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। सही। केरी स्टार्ट ऐसे होती है जस्ट लाइक अ ब्लैक डॉट। इफ़ यू डोंट गेट इट ट्रीटेड, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, वो कैविटी दांत के अंदर बढ़ती जाती है, दांत अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। सही। और एक पॉइंट आता है कि वो टूट जाता है। अब जब वो टूट गया है, अब एक साइड से ऑब्वियसली शार्प भी हो गया है, अब ट्रीटमेंट विल बी मोर एक्सटेंसिव। अब सिंपल फिलिंग से शायद हम उसको ना कर सकें, इवेंचुअली पेन भी होगा, इन्फेक्शन भी होगा, हमें रूट कैनाल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने ट्रीटमेंट पूछा, तो वो हम सिर्फ सिम्टम्स पे या इस तरह नहीं एडवाइस कर सकते। हमें उसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरेज, एवरीथिंग वी नीड दैट। एक और इनके क्वेश्चन का पार्ट था कि एक दांत की वजह से शायद बाकी दांत भी खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट कंटेजियस। एक दांत में कैविटी है तो वो बाकियों में स्प्रेड नहीं करेगी। बाकी दांत भी इसीलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि ये अपने हाइजीन का ख्याल अच्छा नहीं रख रहे। ठीक है, तो हमारा मैसेज आपको ये है कि सबसे पहले तो आपने अपॉइंटमेंट बनानी है और डेंटिस्ट के पास जाना है। जो आपका दांत टूट गया है इसकी भी ट्रीटमेंट होने वाली है, और अगर कहीं और भी कीड़ा लग रहा है तो वहाँ पर भी फिलिंग्स हो जाएंगी, तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो आप जल्द अज जल्द जो है वो डेंटिस्ट को विजिट कर लें। अच्छा, प्रॉब्लम यही है कि हमारे मुल्क में चूँकि लोगों में ये शऊर नहीं है, वो इसको डिले करते जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि ठीक है, आई डोंट नो वो क्या समझ रहे होते हैं कि ठीक हो जाएगा, या वो आई डोंट नो क्या फैक्टर होता है। ये नहीं है कि खुद ही ठीक हो जाएगा। जब तक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, आप बेशक टेम्परेरीली पेन ठीक हो गया, लेकिन जो दांत में प्रॉब्लम है वो रिवर्स नहीं हो रहा। सही, यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बड़ा कॉन्फिडेंटली ये भी कहते हैं कि हमारे दांतों पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई हुई है और हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं और हम नमक वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको भी हमारा मैसेज यही है कि अगर एक दफ़ा कीड़ा लग गया है तो वो किसी नमक वाले पानी से या किसी चीज़ से नहीं जाएगा। कमिंग बैक टू ब्रेसेस, उसकी हम बात कर रहे थे, तो कितने अरसे में दांत जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, कितना अरसा लग जाता है रफली अगर हम बात करें बच्चों में? तो क्या ये केस टू केस वेरी करता है? और दूसरी बात है, किसी के ऐसे भी दांत होते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकते ब्रेसेस से? एक तो टाइम केस टू केस वेरी करता है। अगर बिल्कुल सिंपल थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो 8 मंथ्स में ठीक हो जाएगा, 10 मंथ्स में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज एक ट्रीटमेंट 1.5 to 2 years आपके उसमें दांत ठीक हो जाते हैं। यस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें जॉज की डिस्क्रिपेंसी होती है, आपके जबड़ों में इतना बैलेंस नहीं होता, तो वो सिंपल ब्रेसेस से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप प्रॉब्लम को कैमोफ्लेज कर सकते हो कि आपने थोड़ा सा हाइड कर लिया विद द ब्रेसेस, लेकिन उन ट्रीटमेंट्स के लिए आपको साथ में ऑर्थोगोनैथिक सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आप अपने जॉज की सर्जरी करके उनको वापस एक हार्मनी में लेके आते हैं। तो कोई एक कट ऑफ एज भी है कि जिसके बाद आप कहेंगे नहीं अब बहुत लेट हो गया है, अब ना ब्रेसेस लग सकती हैं और कुछ भी नहीं हो सकता, या देयर इज नो कट ऑफ एज, आप किसी भी एज में ये लगवा सकते हैं? किसी भी एज में ब्रेसेस ठीक है। और यही वजह है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत उम्र रसीदा अफराद भी अपने दांतों पे उन्होंने ब्रेसेस लगवाई हुई होती है, तो जब आप उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि जी हम अपने दांतों से खुश नहीं थे, तो अभी हमें टाइम मिला है तो हमने लगवा लिए हैं। तो इट्स अ गुड आइडिया कि कभी भी आप इसको ठीक करवा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपकी एज हो गई है तो आप इस पर वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस डर से ब्रेसेस नहीं लगवाते कि दर्द होगा, तो क्या वाकई दर्द होता है और कितना दर्द होता है? क्योंकि हर एक का पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, तो क्या ये दर्द काबिल बर्दाश्त होता है, या आप साथ कोई पेन किलर्स देते हैं, क्या करते हैं? दर्द तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि जब हम दांतों को मूव कर रहे हैं, हम दांतों पे प्रेशर दे रहे हैं। सही। तो उसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा पेन होता है। जैसे आपने खुद ही कहा कि हर बंदे का थ्रेशोल्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो कुछ लोगों को पेन ज़्यादा दिन के लिए भी होता है और कुछ लोगों को पेन ज़्यादा सुवेर भी होता है। इनिशियली क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ब्रेसेस लगते हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, तो वो फर्स्ट वीक इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो यस, वी एडवाइज पेन किलर्स एज वेल, लेकिन अगर पेन ज़्यादा है और नॉर्मली भी हम लोअर प्रेशर से स्टार्ट करते हैं, हम एकदम से हैवी प्रेशर नहीं देते जिससे पेन बहुत ज़्यादा हो।
तो डेफिनेटली पहला 1 हफ्ता 2 हफ्ते यू टेक टाइम टू गेट यूज्ड टू ऑफ द ब्रेसेस, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू इन योर माउथ, द प्रेशर इज़ न्यू, आपको फीलिंग समझ नहीं आ रही होती कि ये पेन है, प्रेशर है, खाना भी नहीं खाया जा रहा, लेकिन इट्स मैनेजेबल। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर हम ये ट्रीटमेंट बच्चों में कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर बाकी सब भी कर सकते हैं, इट्स अच्छा, मैनेजेबल। ठीक है। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर जो है ना, वो ब्यूटी कम्स विद पेन, आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी है और बिल्कुल उसके ऐसे बाद ही ही जो है वो चीज़ें हाँ जी। खूबसूरत नज़र आती हैं। और हम जी। खवातीन का तो जब बच्ची छोटी सी होती है तो उसके कान हाँ छिद जी, दिए हाँ जाते हैं, तो जी। वो भी काफ़ी पेनफुल होता जी। है। लेकिन ये है कि हर चीज़ पे अगर आप वर्क करें तो उसको ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल इट्स ऐसे वर्थ ही द है। पेन। हाँ जी। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम। फैसल मोहम्मद बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी, सवाल पूछिएगा। और डॉक्टर साहब मैंने साहब ने जिसको दांत बोलते हैं बड़ा खान, तो वो गैप होने के बाद फिर मुझे इस तरह लग रहा है कि दूसरा दांत मेरा जो ठीक है उसके साथ जबान ना टिक रही है, और इस तरह लग रहा है कि जैसे उनसे भी निकलवाना पड़ेगा, हालांकि वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो उस गैप में मुझे गलती होता है जो दांत की वो है, उस आपकी गैप में आवाज़ दर्द हमें सही से समझ नहीं आ रही। आपने एक दांत निकलवाया था, वहाँ पर गैप है और आप समझ रहे हैं कि दूसरा दांत भी अब साथ मुतासिर हो रहा है और दांत दबाव सा फील मुतासर हो। नहीं हो रहा। जी, जी। मुझे जबान जो है मेरी वो लग रही है ना, उसके साथ काफी दिन हो गए हैं उसको निकलवाए हुए। अच्छा, ठीक तो है। जैसे लगता है वो टेढ़ा सा है, वो जबान कटना शुरू हो जाती है। हाँ, ठीक है। तो डेंटिस्ट उसके के लिए पास फिर गए थे आप, चेक करवाया है? जी अच्छा, जी, ठीक वो है। तो काफी अर्से तक कहते रहे कि जी ऐसे ही आपको महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो ऐसी कुछ बात दिन नहीं है। महसूस होता है, अगर महीना पेशेंट कह महसूस रहा है कि होता है। उसको महसूस हो रहा है तो वाकई फिर हो रहा होता है। बिल्कुल, और इस पर भी हम बात करेंगे। आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं या आ, जवाब दें इनको? इनको पेन तो नहीं है, एनी पेन? पैन जब कहीं दर्द? खाना खाता हूँ तो जहाँ से दांत निकलवाया है वहाँ पे पैन होता है। ठीक है, अच्छा, कब निकलवाया था ये? मुझे कोई 2 माह हो गए हैं। ठीक। अच्छा, अभी भी आपको पेन है, ठीक है। ये अभी वहाँ से खाना खाने कोई का टाइम मवाद वगैरह निकलना या सुर्खी नहीं, माइल कुछ होना भी उस नहीं जगह का, निकलता। कुछ भी नहीं है? रेडिश होता है थोड़ा। अच्छा, ठीक है। और ये दर्द जुबान लगाने पर होता है या वैसे भी हो नहीं, रहा होता है? वैसे भी होता है, खाना खाने से होता अच्छा, खाना खाने से भी हो रहा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी। इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप दांत निकालते हो तो उसके साइड से बोन थोड़ी सी या तो फ्रैक्चर हो जाती है या एक्सपोज रह जाती है। ठीक है। तो वो छोटा सा पीस ऑफ द बोन उनको ज़बान लगाने पे रफ लग सकता है या कुछ फील हो सकता है कि समथिंग इज़ देयर, और उसकी वजह से थोड़ा सा पेन भी हो सकता है टच करने पे या खाना हाँ, खाने पे। क्योंकि जुबान जख्मी हो रही है। हाँ जी। दूसरा ये हो सकता है कि शायद साथ वाले दांत में कोई कैविटी है या कोई प्रॉब्लम है या शार्प एज है जो उनको बॉदर कर रहा है। सेकेंडली कभी कभी कैलकुलस डिपॉजिट्स होते हैं, द जंग दैट इज अटैच्ड टू द टीथ, ठीक है। वो आपको शार्प लगता है कुछ Okay. पॉइंट्स पे, तो वो भी रीज़न हो सकती है। पेन इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज अब उसकी उस जगह पे दांत एक होना चाहिए था, दांत नहीं है, गम है। उस खाना खाते हुए कुछ भी उस गम पे लगेगा तो इट कैन गेट इंजर्ड, अच्छा। जख्मी हो सकता है। तो ये रीज़न भी हो सकती है। तो इनको वहाँ पर क्या करना चाहिए? इम्प्लांट करवा लेना चाहिए? कोई प्रोसेसेस ताकि- लगवाने चाहिए। ठीक है। हाँ जी, इसका ताकि यानी- फंक्शन भी रिस्टोर हो और आपका गम डैमेज ना हो और साथ वाले दांत भी डैमेज ना हो। अच्छा, मसला ये है ना डॉक्टर राबिया कि इस कदर पेशेंट तकलीफ में होता है कि वो कहता है कि यार अभी पेन थोड़ा सेटल कर हाँ जी, जाए बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। मैं कोई और प्रोसीजर करवाऊंगा। हाँ ये जी, ना हो हाँ कि कुछ और ही मुसीबत हो जाए। और मेरे साथ ये खुद हो चुका है कि मेरी बिल्कुल अच्छी फीलिंग थी, डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये पुरानी हो गई है, निकाल दोबारा देते कर हैं। लेते हैं। और जब उन्होंने नई फीलिंग की तो मैं 2 साल तक मैं तकलीफ में रही। तो मैंने कहा जो मेरा दांत बिल्कुल ठीक था आपने जी। उसमें दर्द डाल दिया है। तो हाँ, ये बिल्कुल, बाज़ it औक़ात happens। पेशेंट के लिए काफ़ी मुसीबत हो जाती है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डॉक्टर राबिया ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जिस तरह कि इन्होंने कहा कि पेशेंट कह भी रहा होता है कि मेरी ज़ुबान ज़ख्मी हो रही है, बहुत सारे डेंटिस्ट ये कह देते हैं, हाँ, कि सॉरी टू कुछ से भी नहीं। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल it दैट कि happens। भाई नहीं कोई शार्प एज नहीं है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट को सुनना चाहिए। जी, अगर पेशेंट को कुछ फील हो रहा है तो देयर इज समथिंग देयर, तो आपको यू हैव टू लुक इनटू दिस। ठीक है। मैं अपने पेशेंट्स को तो उन सब डॉक्टर्स को यही कहना चाहिए कि लेट द पेशेंट कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। पेशेंट को कभी ये ना कहें कि नहीं सब कुछ ठीक है, इट्स ऑल इन योर हेड। सही। पेशेंट को अपने पास वापस आने दें कि कोई भी प्रॉब्लम है, सॉल्व इट।
तो उनको अपने डेंटिस्ट को दोबारा दिखाना चाहिए ठीक है। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको चेक करें। और ये भी कर thoroughly। सकते हैं कि किसी और डेंटिस्ट को किसी दिखा और को लें जो हाँ आपको जी। कह रहा है कि कोई मसला नहीं है उसके पास, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, हाँ आप जी। दूसरे डेंटिस्ट के पास जाएं। बिल्कुल। सेकंड ओपिनियन हमेशा बेहतर होता है, तो ले लेना जी, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। अब हम आते हैं डेंटल विनेयर्स की तरफ, जी। ठीक है, कि ये क्या होते हैं और कैसे लगवाए जाते हैं और इनका क्या प्रोसीजर होता है। दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये दांतों की रूट्स को वीक कर देते हैं या नहीं, इट्स अ मिथ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल वीनियर इज लाइक अ वॉलपेपर, या जैसे आपका आर्टिफिशियल नेल होता है। अच्छा। इट्स अ कवर ऑन योर टीथ। ठीक है। ठीक है, तो विद दैट हम आपके दांतों का कलर, शेप और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर, वी टेक इम्प्रेशन, हल्का सा कभी कभी हमें दांत को थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है टू क्रिएट इनफ स्पेस जिस पे हम कवर लगा सकें। तो हम आपके दांतों का साइज लेते हैं या स्कैन करते हैं, देन वी सेंड इट टू द लैब। लैब में कंप्यूटराइज्ड प्लान करके वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हमें वापस भेजते हैं, एंड देन वी सबमिट इट टू योर टीथ। एंड नो, इट डज नॉट वीकन योर रूट। आपके अच्छा। दांतों की रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक आपके है। दांतों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। कुछ केसेस में हल्की सी ग्राइंडिंग होती है, लेकिन इट डज नॉट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ योर टीथ, इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सही। अच्छा, मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात जिन पेशेंट्स के विनेयर्स हुए हुए होते हैं, तो स्पेशली मैं बात करूँ ये फ्रंटल जो आपके टीथ हैं, तो बाज़ औक़ात ना ग्रेइश टिंज आ रही होती है, तो उसमें ये क्या मसला होता है कि वो टिंज आपको दे रहा होता है, सही से कलर नहीं चूज़ किया गया बिल्कुल। या डेंटिस्ट ने लगाए सही नहीं है? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम मैं अस्सलाम। यामीन बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी, सवाल पूछिएगा। अच्छा, तो मेरी शरीके हयात हैं, तो वो उनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 45 के लगभग है, लेकिन वो दांत सारे तकरीबन उनके ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छा। से। तो हालांकि वो ना को वो नशा करते हैं, ना कुछ, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बड़ी केयर करते हैं, लेकिन वो दांत बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो क्या करूँ, सारे निकलवा दूँ या क्या करूँ? अच्छा, ठीक है। ख़त्म हो गए हैं जब आप कहते हैं, तो उनमें कीड़े लग गए हैं या वो गिर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं? बस वो वही फंगस लग जाता है, बस वो कीड़ा जिसे कहते हैं, बस वो तकरीबन 3-4 दांत जो है ना, वो इसी तरह बस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बस। अच्छा, ठीक है। डेंटिस्ट को दिखाते हैं आप फ्रीक्वेंटली या नहीं? जी जी। अच्छा, तो डेंटिस्ट ने क्या रिकमेंड किया आपको कि क्या करना चाहिए? अच्छा जी, वो यही कहते हैं जी कि आप इनकी केयर करें, बस ये कीड़ा लग गया है, ये है वो है, बस इस तरह करके वो बस तो मेडिसिन दे के तो कहते हैं बस ठीक है। अच्छा, ठीक है। जी। डॉक्टर राबिया, आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी। इनको तो डेफिनेटली अपना डेंटिस्ट चेंज करना चाहिए। हाँ, सही। क्योंकि जो आपके डेंटिस्ट आपको कह रहे हैं कि नहीं बस केयर करें, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे नहीं है। वो अगेन वही बात कि पहले छोटा सा कीड़ा होता है, अगर आप दांत उसकी फिलिंग चेंज करवाने से पहले आप डेंटिस्ट चेंज करवा लें, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। जी। सही। वो होता यही कि छोटी सी कैविटी होती है एंड यू इग्नोर इट कि अभी दर्द नहीं हो रहा, अभी मुझे फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं 2 साल बाद देख लेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता दांत टूट जाता है सारा, क्योंकि वो खोखला हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, टूट जाता है। अब अगर दांत इस स्टेज पे आ गया है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आपको डेफिनेटली वो निकलवा के उसकी जगह आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। और इसका कोई और लिंक नहीं है सिवाय इसके कि आपने अपने दांतों का ठीक से ख्याल नहीं रखा, आपने ब्रशिंग प्रॉपर नहीं की और आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, और आप टाइमली अपने डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए। सही, यानी कि आपने किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा, डाइट का भी नहीं जी, रखा, अपना हाँ भी नहीं जी, रखा और जी। खाने पीने का भी नहीं रखा। हाँ जी। अच्छा, हम डेंटल विनेयर्स की बात कर रहे थे, तो ये आपने बताया कि कुछ केसेस में ये लगवाया जाता है, और मैं आपसे पूछ रही थी कि बाज़ औक़ात जब ये लगे होते हैं तो उनमें से ग्रेश सी टिंज आती है, तो इसकी क्या वजह है? क्या डॉक्टर ने लगाया सही नहीं है, या कलर सही नहीं सिलेक्ट किया गया, या नीचे वाला दांत जो है वो डैमेज हो रहा है? क्या वजह इसकी होती है? अगेन जो आपने लिस्ट आउट किए हैं वो रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली ऐसे ही होता है कि आपका शेड ठीक मैच नहीं होता, क्योंकि मोस्टली पोर्सलिन या सिरेमिक से बनता है, ठीक है। एंड इट्स एन आर्टिफिशियल मटेरियल। उसका आप नेचुरल इनेमल से बिल्कुल 100% अगर शेड मैच नहीं करेंगे तो वो आपको ग्रेइश फील होगा। सेकेंडली, मोस्ट कॉमनली स्पेशली यंग डेंटिस्ट में हम ये देखते हैं कि वो जो सीमेंट यूज़ करते हैं to glue the veneer to the teeth, वो ट्रांसलूसेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कलर होता है,
क्योंकि नॉर्मली क्राउन्स के लिए वी कैन यूज़ द कलर वाला ग्लू और सीमेंट, लेकिन वेनियर्स के लिए हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वेनियर्स बहुत ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होते हैं, दे आर वेरी थिन। तो अगर नीचे कोई शेड है या आपने अपने दांत को प्रॉपरली ग्राइंड नहीं किया या प्रॉपरली उसकी कैविटी रिपेयर नहीं की, दांत इटसेल्फ उसमें थोड़ा सा ग्रे कलर है, तो वो आपका रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम योर वेनियर। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? उसको चेंज कर सकते हैं आप और किसी और को दिखा के सेकंड ओपिनियन ले लें? बहुत ज़्यादा केसेस में हम ये एडवाइस करते हैं कि हम सिर्फ 2 दांतों पे वेनियर्स नहीं करते हैं, ठीक है। हम सामने के एटलीस्ट 6 और 8 टीथ को करते हैं, क्योंकि अगेन इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि हम एक आर्टिफिशियल चीज़ का कलर आपके इनेमल से बहुत केसेस में अच्छे से मैच नहीं कर सकते। कुछ लोगों के दांत इटसेल्फ ऑफ अ वेरी डिफरेंट कलर होते हैं कि वो उसमें मटेरियल मैच करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि डिफरेंट मटेरियल के ये विनियर्स बनाए जाते हैं। आपने कहा कि सिरेमिक है, सिरेमिक, पोर्सिलीन, मोस्ट कॉमनली हम पोर्सिलीन यूज ठीक है। तो कौन सा बेहतर है और कौन चूज करता है? डेंटिस्ट चूज करता है या ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है? आप कौन सा रिकमेंड करती हैं, कौन सा लगाना चाहिए? हमारे पास कॉम्पोजिट वेनियर्स भी होते हैं, ठीक है। कॉस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। कॉम्पोजिट्स आर लेस एक्सपेंसिव बट दे आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। तो जितना मटेरियल हम चीप मटेरियल सेलेक्ट करेंगे वो उसके रिजल्ट्स इतने स्टैटिक नहीं आएंगे और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। कुछ केसेस में हमारी क्लियर कट इंडिकेशंस होती हैं कि वी कैन यूज़ अ सर्टेन मटेरियल और हम ये नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपके बहुत ब्राउन या येलो डिस्कलरेशन है ऑन द टीथ, फिर हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं जो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जो थोड़ा थिक मटेरियल होता है, जस्ट टू हाइड द अंडरनीथ शेड। कुछ केसेस में हमें बहुत ट्रांसलूसेंट चाहिए होते हैं, हम सिर्फ शेप चेंज कर रहे होते हैं, तो वी वांट वेरी शाइनी वेनियर्स, तो उन केसेस में हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर, जी जी मैं ये कह रही थी कि पेशेंट भी सेलेक्ट कर सकता है और कुछ केसेस में डेंटिस्ट हेल्प यू आउट कि आपके लिए दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज़ मोर। अच्छा, डेंटिस्ट्री में डॉक्टर राबिया आपका एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप स्केलिंग या पॉलिशिंग करवाने गए हैं और नया डेंटिस्ट बैठा हुआ है और वो इस तरह से पुल करता है आपका जो लिप्स हैं या जो भी एरिया जहाँ पर द डेंटिस्ट इज़ वर्किंग, के पेशेंट जो है वो स्केलिंग के बाद 4 दिन तकलीफ में रहता है। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि जाने से पहले एक रिसर्च कर लेनी चाहिए डेंटिस्ट पे? जब हम कपड़ा लेने से पहले इतनी रिसर्च करते हैं तो डेंटिस्ट पे भी ये कर लेनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? डेफिनेटली आपको यू शुड चूज योर डॉक्टर वेरी वाइजली। ठीक है, आप अपने डॉक्टर का एक्सपीरियंस चेक करें, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उन्होंने कहाँ पे काम किया आप वो चेक करें। I'm very, I don't know I should say this or not, जब हम डेंटिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से या हॉस्पिटल्स से आते हैं बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हुई होती है, वी आर अ लिटिल रूड, तो हमें पॉलिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दैट्स व्हाई वी शुड सेलेक्ट द पीपल हु आर मोर पॉलिश्ड, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट से हम आ रहे हैं वी आर अ लिटिल रूड, क्योंकि अबाउट द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग एंड वी वर स्टिल अंडर ट्रेनिंग, तो थोड़ा से सेलेक्ट अ पॉलिश्ड डेंटिस्ट फॉर योरसेल्फ। सही। और पाकिस्तान में थोड़ा सा ये मसला है कि एम्पैथी की डॉक्टर्स में, डेंटिस्ट में अभी कमी है, ऑल्दो इट इज़ गेटिंग बेटर। लेकिन जिस तरह कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, अगर डॉक्टर एम्पैथेटिक नहीं है तो उसको वहीं से निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपके दिल में अगर इंसानियत का दुख ही नहीं है, आप दूसरे का मसला ही नहीं समझ सकते, तो फिर यू शुड नॉट बी अ डॉक्टर। और ये मेरा मैसेज है बहुत सारे डॉक्टर्स को कि आप इस प्रोफेशन में सिर्फ नाम के लिए, ये टाइटल लगवाने के लिए मत आएँ प्लीज़। अगर आप खिदमत खल्क करना चाहते हैं ट्रूली, तब आपको ये चूज़ करना चाहिए। और आपने जिस तरह के कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर का भी एक्चुअली इतना मसला नहीं है, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि जब वर्कलोड किसी भी बंदे पर ज़्यादा होगा तो वो फिर इरिटेबल हो जाता है। तो थोड़ी सी अगर हम पॉलिसी मैनेजमेंट कर ली जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज को सॉल्व कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से पेशेंट लोड जब कम हो जाएगा तो डॉक्टर्स में एम्पैथी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। डॉक्टर्स शुड ऑलवेज बी वेरी काम एंड पोलाइट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि विनियर्स आप लगवा सकते हैं, लेकिन क्या विनियर्स के नीचे भी कीड़ा लग सकता है? और कैसे पता चलेगा कि नीचे कीड़ा लग गया है? क्योंकि ऊपर से अगर
Cover बड़ा लगा हुआ है, खूबसूरत बिल्कुल, सा हाँ कवर जी, लगा हुआ है, जी। तो नीचे का पता कैसे चलता है? बहुत देर बाद अगर आपको दर्द हो रहा है तो इज इट टू लेट? किस तरह से केयर करनी चाहिए? केयर तो सेम जैसे आपने अपने नॉर्मल दांतों की करनी है. यू ठीक शुड है. ब्रश रेगुलरली ट्वाइस अ डे. यू शुड फ्लॉस योर टीथ. एंड येस डेफिनेटली वीनियर्स या क्राउन के नीचे कैविटी हो सकती है. उसकी ज़्यादा रीज़न यही होती है कि आपका मार्जिन बहुत अच्छे से फिट इन नहीं हुआ और आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे. एंड अनफॉर्चुनेटली जब हमारे वीनियर्स के नीचे या क्राउन्स के नीचे कैविटी होती है हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. एज अ कॉमन पर्सन आप नहीं देख सकते, आंख से नहीं देख सकते. सकते. The X-ray can tell you, right? इवन एक्सरे कैन नॉट टेल यू अच्छा. क्योंकि वो कवर हुआ होता है. ठीक. तो समटाइम्स हमारी प्रोबिंग या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम उसको डीप वो चेक करें तो हमें पता लगता है. ठीक है. डायग्नोज ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए तभी होता है व्हेन दे आर हैविंग पेन एंड देन इट्स अ लिटिल लेट. तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये वीनियर्स में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. ठीक है. तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि अगर आपसे आके कोई पूछता है कि डॉक्टर साहिबा विनियर्स के प्रोज एंड कॉन्स बताइए कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, तो आप उनको क्या कहती हैं फिर ऐसे में? पहले हम फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. वी कैन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर स्माइल. हम आपकी स्माइल फुली चेंज कर सकते हैं. तो इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड इट विल गिव यू अ बेटर स्माइल. जिन लोगों के दांतों पे डिस्कलरेशंस होती हैं या स्पॉट्स होते हैं वी कैन चेंज दैट. हम दांतों की थोड़ी सी माइनर अलाइनमेंट या शेप को भी ठीक कर सकते हैं. तो इट्स लेस इन्वेजिव. हम दांत को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर रहे जैसे हम फुल कवरेज क्राउन्स के लिए करते हैं. एंड इट्स अ क्विक फिक्स. विद इन 10 days, विद इन 7 days आपकी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड स्माइल होगी. सही. लेट्स कम टू द कॉन्स. Right. इट्स डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव. थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है. हम अब नेचुरल आपके दांत नहीं है, हमने उनको ग्राइंड करके उन पे एक आर्टिफिशियल कवर दिए हैं. तो जो भी चीज़ जो नेचुरल नहीं है जिस तरह अल्लाह ने बनाई है तो डेफिनेटली वो आपको डाउन द लाइन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगी. अच्छा. तो बस दैट्स इट. ठीक है, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. अब आते हैं थोड़ा ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विनियर्स हराम है. अच्छा, और इस पे एक रिलीजियस ना जो है वो टॉक शुरू हो जाती है. कुछ लोग कहते हैं बोटॉक्स और फिलर्स भी हराम है. तो रिलीजियसली आप फिर अगर आपके पास एक पेशेंट आया है और वो कहता है कि डॉक्टर साहिबा अगर मैंने विनियर्स लगा लिए हैं तो क्या मेरा वुज़ू हो सकता है, ये हराम है हलाल है, तो फिर आप उनको क्या एडवाइस करती हैं? जितना मेरा नॉलेज है, जो मैं जितना इसको जानती हूँ, कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मेलिटी है और आप उसको ट्रीट कर रहे हो तो वो हराम नहीं है. ठीक है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपके दांत टेढ़े हैं, आपने सीधे करने क्योंकि टेढ़े दांतों से आपको कैविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, आपको हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर सकते, आप ब्रशिंग नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपने उसको ट्रीट करना है. आपके दांतों की शेप ठीक नहीं है या कलर ठीक नहीं है एंड एवरीवन इज़ मेकिंग फन ऑफ यू और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है सिर्फ इस चीज़ को रखते हुए जहन में कि हम कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं कर रहे. आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप कहीं जॉब इंटरव्यूज़ के लिए नहीं जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो बिकॉज पीपल आर मेकिंग फन ऑफ यू. तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई भी आपको ये कहेगा कि ये हराम है इसलिए आप ये नहीं करवा सकते. ठीक है. फॉर प्योर ब्यूटिफिकेशन आप कोई वो काम सिर्फ नहीं कर सकते जो आपकी बॉडी को इन एनी वे डैमेज कर रही है. ठीक है. ठीक है. तो इट्स नॉट डैमेजिंग फॉर योर टीथ एंड योर बॉडी. तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ हराम है. विनियर्स आर हलाल. ठीक है. वज़ू बिल्कुल हो जाता है. आप किसी भी ज़रूरत के लिए अगर आपने किसी भी चीज़ को कवर किया हुआ है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा डॉक्टर, इट्स अ ट्रीटमेंट. सही, इट्स अ ट्रीटमेंट. अच्छा, हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के बड़े खूबसूरत से दांत होते हैं, जब वो स्माइल करते हैं तो इस तरह लगता है कि पर्ली वाइट उनके टीथ हैं. तो क्या वो दे आर बॉर्न विद इट या उन्होंने भी विनियर्स लगवाए हुए होते हैं कि वो इतने खूबसूरत उनकी स्माइल्स होती हैं? मोस्टली तो मेरा हाल है विनियर्स होते हैं. सही. बट कुछ शायद नेचुरल भी होते हैं. देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जिनसे फॉर एग्जांपल आप ब्लीचिंग करवा के आपके दांत वाइट हो जाते हैं. आप ब्रेसेस करवा के दांतों को परफेक्टली अलाइन कर सकते हो. लेकिन बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल परफेक्ट हमें नज़र आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केसेस विनियर्स होते हैं. अच्छा, मैंने देखा कि ऑनलाइन अब विनियर्स मिल भी रहे हैं कि पूरे वो एक कवर मिल रहा है कि आप उसको लेके, व्हाट इज दैट कॉल्ड? वी कॉल इट स्नैप ऑन स्माइल. अच्छा, ठीक इट्स है. अ कवर जो आप दांतों में पहन लेते हो. इट्स रिमूवेबल. तो वो इस तरह से ऑनलाइन क्या ख़रीद लेनी चाहिए या वो भी डेंटिस्ट के पास जाकर बनवानी चाहिए और वो लगवाने चाहिए कि नहीं? और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पार्टी पे जाते वक्त जो है वो आपने कहा कि स्नैप ऑन स्माइल जो है वो यूज़ करते हैं और बड़े खूबसूरत उनके दांत लगते हैं. तो लेकिन ये क्या ठीक है?
करना चाहिए अगर कोई करना इट्स चाहता है? वेरी टेम्पररी क्विक फिक्स, आप सही। उसको पहन के मेरा नहीं ख्याल कुछ खा पी सकते हो, ठीक क्योंकि है। इट्स वेरी रिमूवेबल। उसके उससे ज़्यादा हमारे पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मेरा ऑनलाइन तो आपको नहीं मंगवाने चाहिए, क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल, हर एक के दांत डिफरेंट होते हैं, साइजेस डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपने वो भी आपने बनवाना है तो इट्स बेटर टू विजिट योर डेंटिस्ट, सही, और ठीक है। कस्टम मेड होना चाहिए आपके लिए। प्रोज एंड कॉन्स भी आपने बता दिए और वेनियर्स के भी आपने मटेरियल भी बता दिए। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं खैबर पख्तूनख्वा जिला बुनेर से बात कर रहा हूँ, अब्दुर्रहमान। जी, सवाल पूछिएगा। जी, ये दांत का मसला है मुझे। कहाँ पर होता है? दांत सारे दांत जो है ना, वो मैं साफ करता हूँ सफाई के बावजूद, फिर वो होता है पीले पड़ जाते हैं और दाग भी पड़ जाते हैं ना। हाँ, ठीक है। चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं आप? चाय तो ज्यादा पीता हूँ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कुल्ली करते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, सही है। सवाल आपका बड़ा अच्छा है और आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, ये बहुत सारे वो लोग और स्पेशली जो हमारे KPK के लोग हैं तो चाय बड़े शौक से पीते हैं। आई एम वन ऑफ देम। तो स्टेनिंग का इशू हमेशा से रहता है हमें, और उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ये स्टेन्स वगैरह रिमूव कर देते हैं? क्या करना चाहिए? आइडियली तो आपको एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। यू शुड गेट योर टीथ क्लीन्ड, पॉलिश्ड। जैसे आपने कहा कि आफ्टर हैविंग टी और कॉफ़ी आप जस्ट रिंस कर लें, बेशक आप ब्रश ना करें, जस्ट रिंस, ताकि वो स्टेन्स लगे ना रह जाएं। तो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत, जो अक्सर लोग आके कहते हैं कि अभी मैंने साल पहले तो स्केलिंग करवाई थी, दोबारा दांत ऐसे हो गए। इट्स जस्ट लाइक आप डेली अपने बालों को ब्रश करते हो, आप ये नहीं कह सकते अभी मैंने कल तो ब्रश किए थे, आज फिर दोबारा ख़राब हो गए हैं। तो ये एक चीज़ को हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका वो क्वेश्चन था कि मार्केट में अवेलेबल है। येस, डेफिनेटली हमारे पास स्टेनिंग के लिए टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन आई पर्सनली डोंट रिकमेंड देम फॉर माई पेशेंट्स, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है, आइदर इट्स चारकोल, बेकिंग सोडा और एनी एब्रेसिव मटेरियल, उसके पार्टिकल्स थोड़े रफ होते हैं। तो वो एब्रेजन से आपके दांतों से स्टेन तो हटा देता है, बट इट मेकिंग योर टीथ सेंसिटिव। अच्छा, ठीक है। तो मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करती अपने पेशेंट्स को। बहुत ज़्यादा लोग एडवाइस करते हैं, there might not be anything wrong in it, लेकिन क्योंकि I don't use it for myself, I don't advise it to my patients. ठीक है, and that is a very good approach कि जो चीज़ आप अपने लिए नहीं पसंद करें वो दूसरे को भी कभी भी रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा ये बताइएगा कि बाज़ लोगों के मुंह में से बदबू बहुत आती है, तो उसकी क्या वजह होती है? क्या वो क्लीनिंग सही से नहीं कर रहे हैं, या वहाँ पर इन्फेक्शन है, या बाज़ लोगों में नेचुरली बू ज़्यादा होती है? व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? डिफरेंट रीजंस। ज़्यादातर तो आपके सिर्फ लोकलाइज्ड दांतों के या मुंह के प्रॉब्लम होते हैं, बट कुछ केसेस में आपकी ओवरऑल हेल्थ का भी प्रॉब्लम होता है। अगर किसी भी वजह से योर स्टमक इज़ अपसेट, उसमें एसिड रिफ्लक्स है या एनी डिजीज़, तो इट्स कमिंग आउट इन योर माउथ, और फिर उसकी वजह से इट्स स्मेलिंग बैड। डिहाइड्रेशन की वजह से भी योर माउथ इज स्मेलिंग बैड। ओके, जिस तरह के रोजे में होता है कि स्मेल ज़्यादा आने लग जाती है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन है, इट्स एवरीथिंग इज ड्राई, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा होता है। सेकेंडली आपके दांतों की हेल्थ और आपके गम्स की हेल्थ। अगेन, अगर आपके गम्स में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या कोई प्रॉब्लम है, आप बेशक दिन में 10 दफ़ा ब्रश कर लोगे, जब तक आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, इट्स नॉट गोइंग अवे। और जैसे आपने मेंशन किया, हम में से बहुत सारे लोग ब्रश तो रेगुलर कर रहे हैं ट्वाइस अ डे, बट दे आर नॉट फ्लॉसिंग देयर टीथ। तो दो दांतों के जो बीच की जगह, योर टूथब्रश कैन नॉट रीच दैट एरिया, सो द ओनली वे टू कीप इट क्लीन इज फ्लॉस। तो अगेन a lot of us are not cleaning their tongues properly. तो जब तक पूरी कैविटी, ओरल कैविटी ठीक से क्लीन नहीं हो रही, तो इट्स कॉजिंग बैड। बिल्कुल, अगर आपने घर का एक कोना साफ कर दिया है और दूसरा गंदा रह गया है, तो फिर स्मेल जो है वो ज़रूर आएगी। और अगर फिर भी ये सब कुछ करने के बावजूद नहीं जा रही आपकी स्मेल, तो फिर इट्स अ गुड आइडिया कि आप डेंटिस्ट को चेक करवा दें, कि वो चेक कर ले कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, फाइनल मैसेज वन लाइनर आप अगर देना चाहें, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। टेक केयर ऑफ योर टीथ। एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद द माउथ, and it's your smile, it's your confidence, and they are going to be there for the rest of your life. आपकी खाना आप enjoy कर सकते हो अगर आपके दांत healthy और अच्छे हैं, आप you are more confident, so just take care of your teeth. Thank you so much for joining us today, Dr. Rabia.
आज मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस हुए और आई होप नाजरीन के आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। लेकिन हमारा फाइनल मैसेज ये है कि अपना ख्याल रखिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपके दांत और आपकी स्माइल जो है वो साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत होगी तो आपका दिल करेगा मुस्कुराने का। और हम हमेशा से आपको यही मैसेज देते हैं कि आपने मुस्कुराते रहना है। ये वो चेन है जो आपने खुद से शुरू करके पूरे मुल्क में फैला देनी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉकिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।